हेलो एवरीवन। हम हमारे लास्ट वीडियो तक देख चुके थे। हमारा टॉपिक चल रहा था राउल्ट्स लॉ और उसने क्या बताया था। तो हमने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, लेकिन मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि राउल्ट्स लॉ के दो केस बनेंगे। ठीक है, पहला केस हमने देखा था कि अगर आपके पास जो सॉल्यूट आपने ले रखा है वो भी वोलेटाइल हो और आपने जो सॉल्वेंट ले रखा है वो भी वोलेटाइल हो, उस केस में राउल्ट्स लॉ कैसे काम करेगा। तो उसका पूरा डेराइवेशन और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके एग्जांपल्स हम हमारे लास्ट लेक्चर तक देख चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा केस सेकेंड। अब हमारा जो नया टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं वो है केस सेकेंड। अब केस सेकेंड में हम देखेंगे कि हम एक तो देख चुके हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो तो क्या होगा। लेकिन अब जो सेकेंड केस देख रहे हैं वो है आपके पास जो सॉल्वेंट है वो तो कैसा है, वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल। लेकिन सोल्यूट आप कैसा ले रहे हो, नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट कैसा ले रहे हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब पहले इस वर्ड का मतलब समझना, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए टर्म हम क्या लेते हैं काम में, ए। सोल्यूट के लिए हम टर्म क्या लेते हैं, बी। ठीक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सॉल्यूशन बन रहा है क्या, ए बी। बात को पहले खाली समझना, अभी अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक से जुड़ भी जाएंगे। लेकिन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल वर्ड का मतलब होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, विच कैन इजीली इवापोरेट। मतलब ये कि जो आसानी से क्या फॉर्म कर दे, वेपर्स बना दे। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो आसानी से वेपर्स बना दे। मतलब जो आपके पास सॉल्वेंट है वो ऐसी कैपेसिटी रखता है कि ये आसानी से सॉल्वेंट जो है वो वेपर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। बट जो आपने सोल्यूट ले रखा है, जो आपने सोल्यूट ले रखा है, ये सोल्यूट इस नेचर का है जो कि वेपर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, नॉन वोलेटाइल। मतलब क्या, विच कैन नॉट इजीली इवापोरेट, विच कैन नॉट इजीली इवापोरेट। मतलब ये कि ये वेपर्स का फॉर्मेशन आसानी से नहीं करेगा। तब क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, ये भी वेपर बना रहा था, ये भी वेपर बना रहा था। मतलब सॉल्यूशन के अंदर वेपर ज्यादा मात्रा में बन रही थी, तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो उसके लिए राउल्ट्स लॉ कुछ और था। लेकिन यहां पर हमारी कंडीशंस अब चेंज हो चुकी है। तो यहां पर राउल्ट्स लॉ क्या कहेगा उसको देखना। अब मैं एक बार आपको डायग्रामेटिक समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपने ले रखा है प्योर सॉल्वेंट, क्या ले रखा है, प्योर सॉल्वेंट, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ए। मैं पहले बोल चुका हूं सॉल्वेंट के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंट हमेशा हमारा क्या होगा, ए। सोल्यूट के लिए हम क्या लेंगे, हमेशा बी। आपने ले रखा है प्योर सॉल्वेंट और ये आपने क्या ले रखा है, प्योर सोल्यूट। ठीक है, प्योर सोल्यूट बी। ठीक, तो आप मुझे बताइए ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसके सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के। मतलब ये कि मान लीजिए ये इसका सरफेस है, क्या है, ये इसका सरफेस। इस सरफेस पे ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स किसके हैं, सिर्फ ए के ही। ठीक है, ये ए के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए जितने ज्यादा यहाँ सरफेस पर ए के पार्टिकल्स उतनी ज्यादा यहाँ पर क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी। क्या बनेगी, वेपर। और ये जो वेपर्स बन रही है उसमें वेपर बनेगी, क्यों बनेगी, बिकॉज इट इज अ वोलेटाइल। आपको पता होना चाहिए जो आपने सॉल्वेंट ले रखा है वो नेचर में कैसा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। कैसा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। और आपकी ये जो वेपर बन रही है ये वेपर्स इसकी सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाइड करेगी। क्या करेगी, द वेपर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल अप्लाइड अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और उसको क्या कहते हैं, उस प्रेशर को, उस प्रेशर को हमने नाम दिया था वेपर प्रेशर। क्या नाम दिया था, वेपर प्रेशर। ध्यान से समझे, वेपर प्रेशर। और यहां पर मैंने आपको याद कीजिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया था कि प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर, तो इसके लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या लेंगे, पी नॉट ए। क्या लेंगे, पी नॉट ए। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या ले रखा है, सोल्यूट। तो वापस वही बात, यहाँ पर सरफेस के ऊपर आपको सारे पार्टिकल्स किसके मिलेंगे, किसके मिलेंगे, सोल्यूट के। किसके मिलेंगे, सोल्यूट। और हमें ये पता है कि हमने जो सोल्यूट ले रखा है वो नेचर में कैसा है, नॉन वोलेटाइल। याद करिए कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की वेपर्स नहीं बनाएगा। क्या नहीं करेगा, वेपर नहीं बनेगी। तो सोचिए अगर वेपर ही नहीं बन रही है तो क्या यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वेपर प्रेशर होगा क्या। तो सीधी सी बात है, अगर वेपर्स नहीं बन रही है मतलब यहाँ पर कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो ये दोनों आपने क्या किया,
इन दोनों को आपने मिक्स किया, इन दोनों को मिलाकर आपने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या किया? इन दोनों को मिलाकर आपने एक सॉल्यूशन बनाया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है और मुझे ये बताइए कि अगर सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर सिर्फ ए था, सॉल्यूट के सरफेस पर सिर्फ बी था, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन रहा है इसकी सरफेस पर आपको क्या मिलेगा? सोचिए, थोड़ा सोच कर जवाब दीजिए। क्या आपको सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मिलेंगे? क्या आपको सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? आपको कुछ पार्टिकल्स तो मिलेंगे सॉल्वेंट के और कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे सॉल्यूट के। तो मान लीजिए ये ए बी ए बी ए बी ऐसा मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो अब देखो, इसका वेपर प्रेशर था पी ए नॉट, इसका वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं क्योंकि वेपर से नहीं बन रही है। अब ध्यान से मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया तो केस सेकंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात को समझना, यहां मैं ये कह रहा था कि मान लो 10 पार्टिकल्स है सरफेस के ऊपर। कितने पार्टिकल्स है? 10। तो 10 पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल ने मान लो 1 एटीएम वेपर प्रेशर क्रिएट किया। कितना एटीएम प्रेशर किया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मुझे बताइए टोटल 10 पार्टिकल्स ने कितना प्रेशर अप्लाई किया? टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट? एक का 10, सॉरी एक पार्टिकल का 1 एटीएम, तो 10 पार्टिकल का कितना हो जाएगा? 10 एटीएम। कितना होगा? 10 एटीएम। अब मैं आपको पूछूं कि इसी सॉल्वेंट ए का इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना होगा? बात सुनना, इसी सॉल्वेंट का इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना होगा? तो वहां 10 है, तो मान लीजिए यहां पर कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं सरफेस के ऊपर आपको? 5। कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आपको 5 पार्टिकल्स मिलेंगे, वही बात, एक पार्टिकल कितना कर रहा है? 1 एटीएम, तो 5 पार्टिकल्स मिलकर कितना करेंगे? 5 एटीएम। अब याद कीजिए, मैं आपको मेरा स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं। क्या? The vapor pressure of pure solvent is always greater than its vapor pressure in solution। मतलब ये कि A का जब वो प्योर फॉर्म में था तब उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद जो वेपर प्रेशर आ रहा है उससे ज्यादा होता है। प्रूव हो गया? यहाँ था 10 एटीएम, यहाँ कितना है? 5 एटीएम। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, एक स्टेटमेंट हमारा जो हमने पहले पढ़ रखा है वो क्लियर हो गया। क्या? P नॉट ए विल ग्रेटर देन पी ए। तो यहां पर जो ए का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं वो क्या है? पीए। क्या है? पीए। क्या बन गया वेपर प्रेशर आपका? पीए। तो ये था आपकी कंडीशन, केस सेकंड की क्या कंडीशन बन रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो को वापस देखने जाइए, वापस देखिए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ये थी कंडीशंस जिसमें प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्यूट दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्वेंट था आपका वोलेटाइल, सॉल्यूट था आपका नॉन वोलेटाइल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा बजाय ए के उसके सॉल्यूट के अंदर। ठीक, अब अपन आते हैं हमारे राउल्स लॉ के ऊपर। हम पढ़ रहे टॉपिक है हमारा राउल्स लॉ केस सेकंड के लिए। तो केस सेकंड के लिए राउल्स लॉ क्या कहता है? तो राउल्स लॉ ये बता रहा था हमें कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो बनने वाली वेपर प्रेशर है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर क्या पता पड़ गई थी? P नॉट ए विल बी ग्रेटर देन पी ए, पहली चीज। अब हम फॉलो करेंगे राउल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो क्या कहता है राउल्स लॉ? तो राउल्स लॉ ने हमें ये चीज बताई, PA will be directly proportional to XA। क्या बताया राउल्स लॉ ने? कि PA जो है वो XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो PA becomes equal to P नॉट A XA। यहां पर आपका PA किसके इक्वल हो गया? P नॉट A XA। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 1, पहली इक्वेशन। अब देखना, अब हमको आगे बढ़ना। ठीक है, ये तो सिर्फ पीए है। अगर हम याद कीजिए, हमने जब पहला केस देखा था, जब सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, तो हमने यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाई थी। पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको नोट्स में लिखा रखा है, ड्यू टू सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। सॉल्यूट कैसा है नेचर में? नॉन वोलेटाइल है। मतलब ये कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कौन दे रहा है?
पहले क्या था फिर समझना, ये रहा, ये भी वोलेटाइल था ए, ये भी वोलेटाइल था बी, दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिलके वेपर प्रेशर बना रहे थे। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ए और बी दोनों के ऊपर, क्योंकि ये दोनों वेपर्स बना रहे हैं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन दे रहा है, तो सिर्फ ए। तो ये चीज यहां पर था, केस हमारा चेंज हो गया। वहां पर हम टोटल सॉल्यूट वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या कर रहे थे, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल। बात को समझने की कोशिश करें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब मैं आपको स्टेटमेंट पूरा नोट्स में मिल जाएगा कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है, कौन सा, सोल्यूट का वेपर प्रेशर, क्योंकि वहां तो वेपर ही नहीं बन रही। तो क्या होगा, जो हम वहां पर ले रहे थे P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये ले रहे थे ना अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लास 11th में हमने पढ़ रखा है कि अगर अलग अलग प्रेशर हो तो पूरा सिस्टम का प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से मुझे सॉल्यूशन का अगर प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर, तो मैं सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर ऐड कर दूंगा। लेकिन यहां पर बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब बी इज नेग्लिजिबल। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी P इज इक्वल टू पी ए। क्या इक्वेशन आई हमारे पास, P इज इक्वल टू पी ए। ठीक, अब देखो आपके पास पी ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से है, तो हम क्या करेंगे, बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 व 2 से, तो क्या होगा आपके पास, P becomes equal to P नॉट ए एक्स ए। P क्या बन गया आपके पास, P becomes equal to P नॉट ए एक्स ए। इक्वेशन नंबर 3, ये क्या बन गया आपकी इक्वेशन 3, क्या बन गई इक्वेशन 3। ध्यान से समझना, ये सारी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, हम कुछ भी इसमें नया नहीं कर रहे। यहां तक आने के बाद हम क्या कर रहे थे, आपको मोल फ्रैक्शन का एक और रिलेशन बताया। ठीक है, कारण कि फर्क किसकी वजह से आया, वेपर प्रेशर कम हुआ ना, वेपर प्रेशर पहले क्या था, ज्यादा था, अब सॉल्यूशन में जाते ही वेपर प्रेशर कम हो गया, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो रेस्पॉन्सिबल है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हमें इस रिलेशन में सोल्यूट को लाना है, तो हम सोल्यूट को कैसे लाए, तो उसके लिए हमको पता है क्या, वी नो डेट, आपको क्या पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इक्वेशन नंबर 4। क्या लिख सकते हो, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये इक्वेशन का यूज लेना है और इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पर रख देना है। अब मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ चलते रहे, नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइडेड है, नोट्स के अंदर देखते रहे और इस चीज को समझते रहे। अब क्या होगा, बाय द इक्वेशन 3rd and 4th, बाय द इक्वेशन 3rd and 4th, इक्वेशन 3rd and 4th से, तो क्या बन गया, P इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल, ये बन गई इक्वेशन। अब आपने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस एक्स बी। ठीक है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, ताकि नेगेटिव साइन का आपके ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने क्या किया, साइड को चेंज कर दिया, इसको इधर ले लिया, तो क्या आ गया, ये P नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू, ये इधर क्या था, P नॉट ए, P इधर आ गया, तो P नॉट ए माइनस P, आपके पास क्या आ गया, P नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P। क्या किया, ये माइनस था, इसको उधर ले गए, क्या बन गया, प्लस का P नॉट ए एक्स बी, इधर P नॉट ए पहले से था, उधर जो पॉजिटिव P था वो इधर आकर क्या बन गया, माइनस का P। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, एक्स बी, तो एक्स बी बिकम्स इक्वल टू P नॉट ए माइनस P डिवाइड बाय P नॉट ए, दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान से समझेंगे आप, ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि पहले ये देखो, P नॉट ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस P, P क्या है,
याद कीजिए पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, तो आपने क्या निकाला, डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है कि पहले वेपर प्रेशर कितना था, बाद में कितना, मतलब कितना कम हुआ। तो पी नॉट है माइनस पी को तो हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन दूसरी चीज, ये जो पूरा लिखा हुआ है पी नॉट है माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट है, तो इसको क्या कर रहे हो आप, रिलेट कर रहे हो, कितना कम हुआ और इसके रेस्पेक्ट में, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो ये कहलाएगा आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। एक तरीके से देखें तो हमारी ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हो जाती है, लेकिन मैं आपको जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ेंगे तब इस चीज को वापस बताऊंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक जो था राउल्स लॉ, जिसके अंदर टोटल हमने 2 केस पढ़े। केस फर्स्ट था हमारा क्या, जिसके अंदर सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, तब हमारा पी टोटल क्या बन रहा था, पी ए प्लस पी बी। लेकिन केस सेकेंड, जब आपका सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है लेकिन सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये याद रखना, उस हिसाब से हमने ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर एक कंप्लीट किया। ये एक टॉपिक जो आपके बोर्ड पर्पस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राउल्स लॉ, वो अब तक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक को आप अच्छे से देखें 2 बार 3 बार 4 बार, और अगर इसमें से अगर आपको कोई डाउट्स मिलते हैं, कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दें कि सर ये चीज क्या है, ये नहीं पता पड़ रही है, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में एक बार फिर से आपके डाउट्स का वीडियो लेकर आपको बता दूंगा। ठीक, अब हम हमारे नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये था राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने सॉल्यूशन 2 प्रकार के बताया। क्या बताया, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को 2 प्रकार का बताया गया। तो यहां पर अगला टॉपिक आ रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आइडियल सॉल्यूशन। पहला क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट है आपका आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड आपका है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों टॉपिक भी एग्जाम पर्पज से, बोर्ड पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन अराइज करते हैं। पहला प्रश्न जो सीधा आता है इसके अंदर से, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सीधा। और इसके अलावा भी इससे प्रश्न आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 इसको लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहें, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन 2 प्रकार के, मतलब हम इनका रिलेशन किससे देंगे, राउल्स लॉ से। तो पहली चीज हम ये बताएंगे, द सॉल्यूशंस विच ओबे द राउल्स लॉ एट द entire range of concentration, at the entire range of concentration, मतलब ये कि जब कोई सॉल्यूशन किसी भी कंसेंट्रेशन पर राउल्स लॉ को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, राउल्स लॉ के अंदर जो जो कंडीशंस है उनको फॉलो कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये, तो इसको मैं समझाऊंगा आगे कुछ पॉइंट से, ये तो आपको पता होना चाहिए कि राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ को कैसे फॉलो करेगा, तो देखिए मैं आपको वापस बता देता हूँ। हमने ग्राफ प्लॉट किया था, याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपन ने बताया था x इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ x क्या हो जाएगा 1, और यहाँ x 0 है तो x भी इक्वल टू 1, और यहाँ x भी 1 x 1 है तो x भी इक्वल टू 0। मान लीजिए यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, PA0,
यार ये आप एक बार देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, PB नॉट। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन मिल गया जो किसके लिए, PA इज इक्वल टू P नॉट है XA, ठीक है। ये एक लाइन आपको ये मिलेगी और एक लाइन आपको ये मिलेगी, ठीक है। ये क्या है आपकी P नॉट B इज इक्वल टू PB XB, और ये क्या है P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये मिला था। मतलब ये कि आप कोई भी कंसंट्रेशन ले लीजिए, आपको अगर इसी तरीके का ग्राफ मिल रहा है, इस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब ना तो ये लाइन यहां से ऊपर जा रही है ना यहां से नीचे आ रही है, ये सारी जो लाइन है ये तो पूरा ग्राफ का सेटलमेंट है। अगर वो आपको एज इट इज मिलता है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये कब होगा, तो ये कब होगा वो भी देख लें। ये तो खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये राउल्स लॉ को कैसे फॉलो करता है। ये ग्राफ मेरे लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियो खोलिए और वहां से आप इसको वापस एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, सेकेंड केस कि हम आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब P थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू P ऑब्जर्व। क्या मतलब, एक तो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल कौन सा, जो अभी आपने निकाला, थ्योरेटिकल कैसे निकाला था आपने, PA इज इक्वल टू P नॉट है XA, ठीक है। PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, ठीक है। P इज इक्वल टू P नॉट है XA प्लस P नॉट B XB। इस तरीके से आपने थ्योरेटिकल निकाला था राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसे निकाला था ना हमने। तो इस तरीके से जो आपने ये थ्योरेटिकल प्रेशर निकाला है वो, और एक ऑब्जर्व प्रेशर। ये ऑब्जर्व प्रेशर कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मीटर्स होते हैं, उसकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक तो जो आपने इस तरीके से निकाला है वो, और एक जो आपने प्रेशर ऑब्जर्व किया है वो, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, मतलब ये कि ये जो है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। ये कंडीशन होगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, जब उसका P थ्योरेटिकल P ऑब्जर्व के इक्वल हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका अगला केस, ठीक। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस की। अगला देखिए, अगला है आपका चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, डेल V शुड बी 0। अगला है चेंज इन वॉल्यूम, डेल V शुड बी 0। मतलब वॉल्यूम का जो चेंज है वो नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे 0, मान लीजिए आपने ये सॉल्वेंट ले रखा है A, जो आपने कितना ले रखा है 5 ml, ठीक है। ये आपने ले रखा है सॉल्यूट B, जो आपने कितना ले रखा है 5 ml। इन दोनों को मिलाकर आपने सॉल्यूशन जो बनाया, अगर वो सॉल्यूशन आपके पास 10 ml आ जाता है, मतलब ये सॉल्यूशन जो है वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। कैसे, देखो डेल V 0 कैसे हुआ, तो ये आपके पास क्या आया, तो 5 + 5 10, ये कितना है 10। तो पहले भी कितना था 10 था, बाद में भी कितना है 10, तो +10 -10 कितना आ गया 0। मतलब डेल V किसके बराबर हो गया 0। तो अगला पॉइंट था हमारा चेंज इन वॉल्यूम शुड बी 0। वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए 0। वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आना नहीं चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम डेल V शुड बी 0, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। तो देखो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन AA, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन BB शुड बी इक्वल टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ AB। इस बात को, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा समझ में आएगा, कारण कि इसी के अकॉर्डिंग हम आगे कुछ चीजें समझेंगे। इसके बाद वाला पॉइंट जो है वो चेंज इन एंथैल्पी, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस बात को आप समझना, मतलब ये कि यहां पर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर A का अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर BB का अट्रैक्शन फोर्स है और यहाँ पर ये AB का अट्रैक्शन फोर्स है। तो इनके बीच में जो जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है और इसके बीच में जितना है उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इसके अंदर भी होगा। मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन A एंड BB शुड बी इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ AB। ये बात आपको समझिए। अब इसी से रिलेट करके मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगला पॉइंट है आपका द चेंज इन एंथैल्पी डेल H शुड बी 0। अगला पॉइंट है द चेंज इन एंथैल्पी डेल H शुड बी 0। अब देखिए,
ये आपका सॉल्वेंट AA, ये आपका सोल्यूट BB और ये आपका सॉल्यूशन है। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कि इसके बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स है उतना का उतना इनमें भी है, सेम है, इक्वल है। अब मजेदार बात ये कि AABB से AB बनाने के लिए दो प्रोसेस होती है। एक तो क्या होगा, पहला इस बॉन्ड का टूटना और दूसरा इस बॉन्ड का बनना। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसके लिए आपने एनर्जी लगाई, तो मान लीजिए इसको तोड़ने के लिए आपको कितनी लगानी पड़ी, 10 जूल। इसको तोड़ने के लिए आपको कितनी लगानी पड़ी, 10 जूल। जितनी यहां लगेगी उतनी यहां लगेगी। अब सुनना, अब मुझे बताइए यहां पर बॉन्ड बना, तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है या रिलीज होती है। तो हमको पता है द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कॉजेज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी रिलीज हुई कितनी, 10 जूल। कितनी रिलीज हुई, 10 जूल। अब आप देखिए कि टॉपिक हमारा क्या कहता है, जब हम एनर्जी लगाते हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, +10। और जब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है तो कौन सा लगेगा, -10। प्रोसेस एंडोथर्मिक -10। तो देखो इस तरफ तो कितना है, +20, इस तरफ कितना है, -10। तो 20 - 10, डिफरेंस तो आ रहा है 10 जूल। डेल एच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 जूल। कहां 0 के बराबर है, आ रहा है क्या, नहीं। तो अब समझना कि ये 0 कैसे हुआ। अब समझेंगे कि ये 0 कैसे हुआ। बात क्या चल रही है, AA प्लस BB क्या बना, AB। अब देखो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स ले आप, A के 2, B के भी कितने लिए 2। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2AB। अब देखिए इसको तोड़ने के लिए कितना, 10 जूल। इसको तोड़ने के लिए कितना, 10 जूल। मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक AB का मॉलिक्यूल बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, 10 जूल। तो 2 को बनने में कितनी रिलीज हुई, 20 जूल। तो ये क्या हुआ, प्लस का 20, ये क्या हुआ, माइनस का 20, मतलब डेल V बिकम्स इक्वल टू 0। इस प्रकार आपका चेंज इन एंथैल्पी डेल H क्या हो गया, 0। तो ये आपने पढ़े टोटल कितने पॉइंट, 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। तो 5 पॉइंट आपके ऊपर बोर्ड के सामने लिखे हुए हैं, एक बार देख लें। पहला पॉइंट कि किसी भी कंडीशन में ये सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने चाहिए। ये राउल्ट्स लॉ से पीछे हटने नहीं चाहिए, मतलब इनका ग्राफ किसी भी तरीके से डेविएट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आपने जो प्रेशर थ्योरेटिकल निकाला है वो, और जो प्रेशर आपने ऑब्जर्व किया है बाय यूजिंग मीटर्स, वो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तीसरी जो चीज आपके सामने आ रही है वो है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम डेल V शुड बी इक्वल टू 0, थर्ड पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो है AA इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन AA इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन BB शुड बी इक्वल टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन AB। ये आपका पॉइंट नंबर 4। और अगला पॉइंट आपका है द चेंज इन एंथैल्पी डेल H शुड बी इक्वल टू 0। ये डेल H कैसे 0 होगा उसका एग्जांपल मैं आपको नीचे बता चुका हूं। इन 5 पॉइंट के आधार पर आप आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके सामने प्रश्न आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये एक के अगर 5 पॉइंट आपको याद है तो दूसरा इसके विपरीत होगा। अब लेकिन इसके एग्जांपल जो खास चीजें, ये इसके एग्जांपल्स हैं, वो आपको एग्जांपल्स में एक बात समझना है, एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल आपको याद करने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक बार मैंने नोट्स में आपको लिखा रखी है कि इसके अंदर कौन से एग्जांपल्स लेते हैं। तो हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, बेंजीन कौन सा, तो C6H6, और अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 जोड़ दिया जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा, टोलुइन। तो ये सबसे पहला एग्जांपल बेंजीन प्लस टोलुइन। दूसरा एग्जांपल आपका है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक है, इन दोनों में एन। ठीक, तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हो मेथेनॉल प्लस इथेनॉल। इन दोनों में भी सेम फंक्शनल ग्रुप कौन सा,
एल्कोहल, और चौथा आप ले सकते हो एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। अगला आप ले सकते हो एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं, चारों एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वरना कम से कम तो 2 एग्जांपल्स आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये 2 एग्जांपल्स आपको एग्जाम में, कोई भी 2 एग्जांपल्स लिखिए, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। ये रहा आपका आइडियल सॉल्यूशन, एक बार इसको अच्छे से देख लें, और अगर इसमें से आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसकी बात करेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगला टॉपिक है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो ये जो 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं वो अगर आपको पता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से देखें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो सबसे पहला पॉइंट बस वही चीज, मतलब ये द सॉल्यूशंस which do not obey the Raoult's law। पहला पॉइंट, मतलब ये राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करेंगे, ये राउल्ट्स लॉ को किसी भी प्रकार से पालना करेंगे नहीं। अब देखो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर पालना नहीं कर रहे तो मैंने आपको ग्राफ बताया था अभी, ठीक है, अब मेरा ग्राफ बना रहा हूं जो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं। ये ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ तो नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में, ये ग्राफ नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा मिलता है तो मैंने क्या बताया, इट इज अ आइडियल सॉल्यूशन। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम पहले ही बता चुके, ये राउल्ट्स के लॉ का पालना नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब आपको ऐसा ग्राफ किसी भी कंडीशन में मिलेगा नहीं। अब ऐसा नहीं मिलेगा तो 2 केस हो सकते हैं, या तो ये लाइंस क्या होंगी ऊपर की ओर जाएंगी, ठीक है, या ये लाइंस क्या होंगी नीचे की ओर जाएंगी। 2 केस है। फर्स्ट केस, या तो ये लाइन ऊपर से होकर जाएगी या ये लाइंस नीचे से होकर जाएंगी। इन दोनों केसेस की मदद से आपको बात करनी है। तो अब यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2। अगर ये लाइन इससे ऊपर हो जाती है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड। क्या कहते हैं? पॉजिटिवली डेविएटेड। अगर ये ग्राफ जो है वो पहले वाली लाइन से नीचे से होकर जाता है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिवली डेविएटेड। क्या कहते हैं? नेगेटिवली डेविएटेड। तो पहला ग्राफ पॉजिटिवली डेविएटेड, दूसरा नेगेटिवली डेविएटेड। ठीक है, अब देखो इन दोनों की बात करेंगे हम, पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड। तो पहली चीज कि ये किसी भी तरीके से राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? तो 2 केस बनेंगे। पी थ्योरेटिकल, जो हमने थ्योरेटिकल ऑब्जर्व किया है वो क्या होगा? विल नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व। ये पहली कंडीशन है कि जो आपने थ्योरेटिकल जो राउल्ट्स लॉ से निकाला था, राउल्ट्स लॉ से कैसे वापस बता देता हूं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, राउल्ट्स लॉ ने यही बताया था। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, तो पी टोटल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस तरीके से जो आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला है वो, और जो आपने मीटर्स की सहायता से वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल नहीं आएंगे। और जब ऐसा होगा कि पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, उस केस में आपके पास 2 कंडीशन बन सकती है। पी थ्योरेटिकल विल नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व। 2 केस बनेंगे। क्या 2 केस बनेंगे? सबसे पहला, या तो पी थ्योरेटिकल पी ऑब्जर्व से ज्यादा होगा या पी थ्योरेटिकल पी ऑब्जर्व से कम होगा। 2 केस बनेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि या तो आपने जो कैलकुलेट किया है वो पी ऑब्जर्व से ज्यादा हो सकता है, या आपने जो कैलकुलेट किया है वो पी ऑब्जर्व से कम हो सकता है। इसके आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 प्रकार से होते हैं। इसके आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसमें हम सबसे पहला बात करेंगे पी थ्योरेटिकल ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल, और पी ऑब्जर्व इज लेस देन पी थ्योरेटिकल। मतलब अब हम बात करेंगे जब पहला जिसमें पी ऑब्जर्व बड़ा हो,
आपने जो ऑब्जर्व किया है वो ज्यादा आ रहा है और पी थ्योरेटिकल कम है, तो उस केस में आपको ग्राफ जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, पॉजिटिवली डेविएटेड। कैसा हो जाएगा ग्राफ, पॉजिटिवली डेविएट। और दूसरा, जब पी ऑब्जर्व आपका ज्यादा कम होगा तब आपको ग्राफ कौन सा मिलेगा, नेगेटिवली डेविएटेड। ये दोनों चीजें समझना, मतलब ये कि आपने राउल्ट्स लॉ से जो प्रेशर कैलकुलेट किया था उसके रेस्पेक्ट में आपका पी ऑब्जर्व ज्यादा आ रहा है। मतलब ये कि अगर अपन राउल्ट्स लॉ की बात को माने तो राउल्ट्स लॉ क्या था हमारा, ये वापस बता देता हूं मैं, x a इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 1, x b इक्वल टू 1, x a इक्वल टू 0। ठीक है, अगर राउल्ट्स लॉ की बात माने तो ये मैं दोनों तरफ हाथ पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड ग्राफ भी बता देता हूं। x a इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 1, x a इक्वल टू 1, x b इक्वल टू 0। पहला ग्राफ हमारा ये कुछ इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, दोनों वास्तव में ग्राफ ये बनना चाहिए था, वास्तव में ग्राफ ये बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन हमको पता है ये कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें कभी भी इस प्रकार का ग्राफ नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आपने जो थ्योरेटिकल निकाला वो तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ही निकालोगे, तो आप ये वैल्यू निकाल कर बैठे हुए, और मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो निकाली है ऑब्जर्व करके, जो मीटर की सहायता से, वो ज्यादा आ रही है। मतलब ये जो वैल्यू है उससे ज्यादा आ रही है, तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर की ओर जाएगा। तो आपका जो नया ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड। तो आपकी ये सारी लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ये ग्राफ आपको मैंने नोट्स में बनवा रखे हैं। अब यहां देखना, अब आप मान रहे थे कि ऐसा ग्राफ आना चाहिए, लेकिन काम उल्टा हो गया। आपने जो कैलकुलेट किया वो ज्यादा है, लेकिन वास्तव में जो ऑब्जर्व्ड है वो कम है, तो क्या होगा, ये ग्राफ जो है वो आपका नीचे की ओर डेविएट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिवली डेविएटेड ग्राफ। क्या कहते हैं, नेगेटिवली डेविएटेड। तो इस आधार पर आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। पहला पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो टोटल हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने प्रकार के पढ़े, दो प्रकार के। तो अब इन दोनों में कंडीशंस भी तो चेंज होगी, इन दोनों में कंडीशन चेंज होगी। मतलब बात सुनना, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन हम एक बार यहाँ पर लिख दूं सारी जो हमने वहां पर पढ़ी है, क्या थी, डेल वी, अगला पढ़ा था अपने सेकंड कंडीशन, सेकंड तो ये होगी। ठीक, थर्ड कंडीशन अपने पढ़ी थी डेल वी शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। फिर फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी थी डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ नॉट इज इक्वल टू 0। और एक हमने पढ़ा था ए ए बी बी इज इक्वल टू ए बी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ये सब इक्वल होने चाहिए। तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, वो भी यहाँ पर इक्वल नहीं होगी। तो अब देखना, पॉजिटिवली डेविएटेड, नेगेटिवली डेविएटेड ग्राफ की कुछ आगे कंडीशंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आ रही है डेल वी शुड बी इक्वल टू 0। डेल वी जो है चेंज इन वॉल्यूम 0 से ज्यादा होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, तो वो देखना, उसका कारण मैं यहां पर बता रहा हूं कि आपने मान लीजिए यहां पर कुछ लिया है ए ए, और यहां पर लिया है आपने बी बी, और इनको मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया है ए बी। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या होगी वो समझना है। तो मैं ये वाली कंडीशन भी बता रहा हूं। तो ये कंडीशन हमें ये बताती है द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन ए ए and intermolecular attraction between BB is greater than the intermolecular attraction between AB. AB की तुलना में AA और BB में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मतलब ये कि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, वही यहां पर आने के बाद अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, बहुत ही पास पास होगा। मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे, और वही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आने के बाद इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम क्यों है, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास आना नहीं चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए वॉल्यूम क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया 5 ml, यहाँ पर आपने ले लिया 5 ml, तो ये आपका कितना हो गया, मान लीजिए 12 ml हो गया। तो आपका टोटल यहाँ का कितना था, 10 ml, यहाँ कितना हो गया 12, तो 12 माइनस 10 कितना हो गया, प्लस का 2, डेल वी ज्यादा हो गया, 0 से ज्यादा है ना +2। मतलब ये डेल वी इज ग्रेटर देन 0, डेल वी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर 2 पॉइंट एक साथ क्लियर हो गया हमारे, एक तो डेल वी इज ग्रेटर देन 0, एक पॉइंट हमारा और क्लियर हो गया क्या, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन बी इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ए बी की तुलना में ज्यादा होगा। तो ये हमारे 3 पॉइंट इसके क्लियर हो गए। अगला चौथा पॉइंट डेल एच। डेल एच भी क्या होगा, तो डेल एच ग्रेटर देन 0, डेल एच की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। क्यों, तो सीधी सी बात है, देख लीजिए यहां पर ये ए, यहां पर ये बी और यहां पर ये ए बी, ठीक है। आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी दे रहे हो, मान लीजिए आप यहाँ पर 10 जूल दे रहे हो इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए आप दे रहे हो 10 जूल, इन दोनों को तोड़ने के लिए 10 जूल दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये दोनों जुड़ना नहीं चाह रहे। कारण मैं पहले बता चुका हूं, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन ए बी। इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ए बी आपस में जुड़ना नहीं चाह रहे, और जब कोई चीज आपस में जुड़ना नहीं चाह रही है और आप जबरदस्ती जोड़ोगे तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो यहाँ पर इन दोनों के रेस्पेक्ट में एनर्जी कम रिलीज होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई 7 जूल, कितनी रिलीज हुई, 7 जूल, इसको बैलेंस कर दीजिए आप, 2 AB हो गया। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई, प्लस का 20, क्योंकि आपने एनर्जी दी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए माइनस का 14 जूल, प्लस का 20 माइनस का 14, आंसर क्या है प्लस का 6, प्लस 6 मतलब वो 0 से ज्यादा ही। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा आपका डेल एच विल बी ग्रेटर देन 0, तो डेल एच की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। तो ये था आपका अगला पॉइंट, कौन सा, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, तो क्या बताया उसमें अपन ने, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से, तो जो राउंड्स लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो P थ्योरेटिकल विल नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व। तो क्या होगा, या तो P ऑब्जर्व ज्यादा होगा या P थ्योरेटिकल ज्यादा होगा, दोनों में से कम होगा। अगर P ऑब्जर्व ज्यादा आ रहा है तो ग्राफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और अगर P ऑब्जर्व कम आ रहा है तो ग्राफ हो जाएंगे नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और अगर पॉजिटिवली डेविएट होगा तो डेल V जो है वो 0 से ज्यादा बड़ा होगा। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन ए बी विल बी ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, और डेल एच द चेंज इन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये यहां तक हम पढ़ चुके हैं, इसमें पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। इसका मैं बता चुका हूं ग्राफ नेगेटिवली डेविएटेड क्यों होगा, ये हमने देख लिया। अगला देखिए आप कि द चेंज इन वॉल्यूम विल बी लेस देन 0, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब ऐसा क्यों, तो देखिए यहां पर ये रहा, आपने जोड़ा था 2 मॉलिक्यूल्स है, इसको थोड़ा सा उल्टा चलेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगा। मैं पहली चीज ये बता देता हूं, यहां क्या था, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन ए द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन बी, ये ज्यादा था और ये कम था, तो यहां उल्टा हो जाएगा, द इंटरमोलिकुलर बिटवीन अट्रैक्शन ए बी इनकी तुलना में ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए हुआ क्या, तो अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेना। आपने मान लीजिए जो ए ले रखा है वो आपने ले रखा है एसीटोन, क्या ले रखा है, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपने जो ए ले रखा है वो क्या ले रखा है, एसीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक और मॉलिक्यूल ले लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इनके बीच में आपने कौन सा बॉन्ड काम करता है, इनके बीच में जो बॉन्ड काम करेगा वो कौन सा करेगा, वान डेर वाल फोर्स। कौन सा है, वान डेर वाल फोर्स। ठीक, दूसरा आपने ले रखा है एसीटोन के अलावा इसके अंदर क्लोरोफॉर्म, दूसरा कौन सा ले रखा है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, कौन सा ले रखा है, CHCl3। तो इनके बीच में देखो जो फोर्स लग रहा है वो वीक फोर्स है, लेकिन ये दोनों अगर जब यहां मिलेंगे तो अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर आपने क्या लिया HCCl, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो इनके बीच में क्या था, वीक फोर्स था, वान डेर वाल, जबकि ये दोनों मिल गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू अदर। इनके रेस्पेक्ट में ये बॉन्ड ज्यादा है, तो अब सोचिए इनको तोड़ने में आपको एनर्जी कम लगानी पड़ रही है, तो ये दोनों मिलेंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो ये सारे पॉइंट यहां से क्लियर होगी। ये एग्जांपल अच्छे से समझ लें, 2-3 बार इस चीज को रिपीट कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल लेकर मैंने आपको यहां पर बताया। अब देखना आगे नेक्स्ट चीज,
अब जो आपको यहाँ पर समझना है ए बी बी विल बी लेस देन ए बी। अब डेल वी का कंसेप्ट मैं बताता हूं कि डेल वी लेस देन 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 से कम है। क्यों? तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ले रखा है ए, यहाँ ले रखा है बी और उनसे बना लिया ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है, वीक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने लिया 5 ml, ये भी आपने कितना लिया 5 ml, ठीक। और यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ही पास पास। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो कम होकर हो गया 7 ml। वॉल्यूम कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो अब देखना ये 5 ml, ये 5 ml, ये वॉल्यूम कितना 7 ml। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना है 10 ml, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 7 ml। तो मुझे बताइए चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, तो ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 7 माइनस 10, आंसर क्या है माइनस का 3 क्या हुआ, डेल वी इज लेस देन 0, 0 से कम है ना -3, तो ये पॉइंट आया आपका डेल वी लेस देन 0। तो डेल वी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से कम, ठीक। आराम से देखें, आप इसको समझें, समझने की कोशिश करें, और आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर थोड़ा स्लो चलिए, बल्कि ये चीजें इतना ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्पीड फास्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सर थोड़ा सा धीरे चले, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट कर करके इस चीज को समझ सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम आगे ले रहे हैं, तो ये चीज समझ में आ गई आपका डेल वी इज लेस देन 0। अब आता है ये दोनों पॉइंट हो गए 3। अगला मैं ले रहा हूं क्या, डेल एच इज लेस देन 0। यहां पर डेल एच भी क्या होगा 0 से कम। अब इस बात को समझिए आप, ये ए, ये बी और ये क्या आ गया साहब ए बी। अब इसको समझना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ी मान लीजिए 10 जूल, इसको भी तोड़ने के लिए लगानी पड़ी 10 जूल। और मैं आपको बता चुका हूं कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है लेकिन ये ज्यादा है। तो यहां पर मान लीजिए एनर्जी रिलीज होगी 15 जूल। कितनी रिलीज होगी 15 जूल। तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव कितनी आ गई प्लस का 20, और यहाँ 2 करते क्या आ गया माइनस का 30। तो माइनस का 30 प्लस का 20, आंसर क्या आया माइनस का 10। माइनस 10 मतलब डेल एच विल बी लेस देन 0। डेल एच का मान 0 से कम हो जाएगा। तो यहां पर ये 5 पॉइंट हमारे और हो गया, आइडियल नॉन आइडियल के भी हो गए। नॉन आइडियल में फिर हमने 2 पढ़े, पॉजिटिवली डेविएटेड नेगेटिव सॉल्यूशन, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनके नोट्स मैं आपको दे चुका हूं, उसमें आप एक बार इसको अच्छे से वापस देख सकते हैं। नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ने के बाद वापस वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद एक बार नोट्स को वापस देखेंगे तो आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो बात होगी पॉजिटिवली नेगेटिव के पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ एग्जांपल्स। मैं पहले भी बोल चुका हूं, एग्जांपल्स जो है वो आपको एक बार रट्टा मारने पड़ेंगे। तो एक पहला एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, CH3OH प्लस H2 पॉजिटिवली डेविएटेड के, मेथेनॉल प्लस वाटर, ये इसके पॉजिटिवली डेविएटेड के एग्जांपल। दूसरा आप इसके अंदर ले सकते हो एथेनॉल प्लस वाटर, दूसरा एग्जांपल एथेनॉल प्लस वाटर। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हो CO2 प्लस एसीटोन, और चौथा एग्जांपल आप ले सकते हो CCl4 प्लस एसीटोन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स तो हो गए किसके, इसके। इसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको बता चुका हूं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, तीसरा एग्जांपल HCl प्लस H2, चौथा एग्जांपल HNO3 प्लस H2। तो ये 4 एग्जांपल्स आप देख लें, 2 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, मेथेनॉल प्लस H2, एथेनॉल प्लस H2, CO2 प्लस एसीटोन, CCl4 प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, HCl प्लस H2, HNO3 प्लस H2। तो ये था आपका राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़े। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन 2 प्रकार के थे, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये राउल्स लॉ से रिगार्डिंग हमारा एक जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। अब हम यहां पर लेने जाएंगे हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और सबसे अच्छी बात कि 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बिफोर लास्ट ईयर भी एजियोट्रॉप से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है,
और यही क्वेश्चन उसके पहले साल सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉप, सीधा 1 मार्क की डेफिनेशन आई है। तो अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हमारा अगला टॉपिक। इसकी हम बात करेंगे कि क्या होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब वापस वही बात है, मिक्सचर मतलब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब वो कौन से सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात करनी है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर बाइनरी सॉल्यूशंस। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहली चीज समझना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर बाइनरी सॉल्यूशंस। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशंस है। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। याद कीजिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने ये चीज पढ़ा रखी है। क्या होते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, तो बाइनरी सॉल्यूशंस हम उन्हें कहते हैं जिनमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, उससे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक से ज्यादा सोल्यूट या सॉल्वेंट अगर आपने लिया तो वो कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स नहीं बनाएगा, ये याद रखिए। दूसरी चीज इनका याद रखना है कि फिक्स कंपोजिशन। इनका क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फिक्स कंपोजिशन का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपने कोई भी दो सॉल्यूशन लिए और मिक्स कर दिया और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया, ऐसा नहीं। उसकी क्वांटिटी और उसका कंपोजिशन फिक्स होता है कि इतनी मात्रा में आपको सॉल्यूशन सॉल्वेंट ए लेना है, इतनी मात्रा में सॉल्यूशन बी लेना है, उन दोनों को मिलाना है और उनसे आपको बनाना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये तरीका होता है सेकेंड फिक्स्ड कंपोजिशन, कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंपोजिशन जो है वो फिक्स होगा। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट वो आप लिक्विड ही ले सकते हैं। अगली चीज आपको पता होना चाहिए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए लिक्विड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट ही आपको लेना है। यहाँ पर गैसेस सोल्यूट या गैसेस सोल्यूट या सॉलिड सोल्यूट आप नहीं ले सकते। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए आपको लिक्विड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट का ही यूज करेंगे। फिक्स्ड कंपोजिशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और इससे क्या होगा, अगर आपने फिक्स कंपोजिशन में दो सॉल्यूशंस लिए हैं और उनको मिलाकर सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया है, तो वो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सबसे मजेदार चीज है और यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एजियोट्रॉप्स की। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है, तो आप इन सबको मिलाकर एक डेफिनेशन बना सकते हैं। मैं भले भी आप पॉइंट वाइज बता रहा हूं, लेकिन आप इनको मिलाकर डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है। अगर अब आपको पूछा व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, आपको बताना है एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सीधी सी बात है, डेफिनेशन बन गई। क्या बनी डेफिनेशन, एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये एग्जांपल के लिए समझना है, सुनना। आपने ले लिया ए, आपने ले लिया बी, अब इनका कंपोजिशन फिक्स कर दो कि आपने मान लीजिए 90% लिया ए और 10% ले लिया बी। इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया ए बी, फिक्स कंपोजिशन हो गया। ठीक, तो इसका मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है 343 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 374 केल्विन। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। लेकिन जब इनको फिक्स कंपोजिशन में आप मिला दोगे और फिर क्या होगा, ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सेम। देखिए क्या हुआ एजियोट्रॉप्स में, पहले दोनों की प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट अलग थे, लेकिन जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। एक ही टेम्परेचर पर दोनों क्या हो जाएंगे, बॉइल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी। और ऐसा क्यों, अगर आपको कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण है कि XA becomes equal to YA, XB becomes equal to YB। मतलब ये कि सॉल्वेंट ए के मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, सॉल्वेंट ए के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में सॉल्वेंट ए के ही वेपर प्रेशर जो वेपर फेज में होंगे, वेपर फेज में होगा मोल फ्रैक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इन लिक्विड फेज, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सेम यहां पर भी लिक्विड फेज है, वेपर फेज, ये चीज। और ऐसा होने की वजह से एक चीज और हो जाएगी, वो है इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। इनका आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किनका करते हैं? जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस, और उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेते हैं। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ ए और बी दो अलग अलग कोई है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो आपने बॉइल किया तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर में कन्वर्ट होकर एक अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा, और पीछे जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो उसी में रह जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, इसलिए आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका एजियोट्रॉप से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। क्या है एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स बाइनरी सॉल्यूशंस हैं जिसमें एक ही सॉल्यूट, एक ही सॉल्वेंट होगा, दोनों लिक्विड में होंगे, उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि लिक्विड फेज में इनके मोल फ्रैक्शन इसी के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? दो प्रकार के। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। सबसे पहली बात हम करेंगे किसकी? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं? तो ये एजियोट्रॉप्स बनते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड। ये बनते हैं किससे? पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। पहली चीज दिमाग में ये रख देना, ये किससे बनते हैं? पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होना चाहिए? कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसके अंदर हमने देखा था, एक तो आपने देखा था इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, ये एग्जांपल आप लोग देख चुके हो। इथेनॉल प्लस वाटर किसका एग्जाम था? पॉजिटिवली डेविएटेड का। तो आपने 90% इथेनॉल और 10% वाटर कंपोजिशन फिक्स कर दिया। क्या किया? 90% इथेनॉल 10% वाटर फिक्स कंपोजिशन। तो यहां पर आपका क्या हो गया? ये एजियोट्रॉप बना। क्या बना? एजियोट्रॉप। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए, अब मैं नेगेटिवली डेविएटेड पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ बनाकर बताता हूं आपको। तो ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। यहां पर आप किसकी बात कर रहे थे? एक्स ए और एक्स बी। तो यहां पर जो मैं एक्स और एक्स बी लूंगा वो किसके रेस्पेक्ट में लूंगा? इथेनॉल और वाटर। तो यहां पर एक्स H2O क्या था? 0। तो एक्स इथेनॉल क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यहां पर एक्स H2O क्या हो जाएगा? 1। तो एक्स इथेनॉल क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से समझना, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? इथेनॉल है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? इथेनॉल। या इस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाटर। अब ध्यान से समझना, यहां पर सिर्फ इथेनॉल, सिर्फ वाटर। ये अभी आपका एजियोट्रॉप मिक्सचर नहीं है। अब आपको इसको एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाना है। तो अभी यहां पर वाटर है ही नहीं, बिल्कुल है क्या? देख लीजिए, वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो आप थोड़ा 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 इसमें वाटर मिलाएंगे। कितना परसेंटेज तक? 10%। तो आप वाटर मिलाते 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 यहां पर तक आए। मान लीजिए कहां तक आए? यहां तक आए। ये पॉइंट है जब जिसमें क्या हो गया? 90% इथेनॉल, 10% वाटर ऐड हो गया। तो बताइए मुझे, अगर इसमें 10% वाटर ऐड हुआ तो इथेनॉल कितना बचा? 90%। तो 90% इथेनॉल, 10% वाटर, ये जिस पॉइंट पर आपको मिला है उसको आप काटिए, तो वो आपको मिलेगा पीक ऑफ द ग्राफ। और कैसे? ये कैसा? पॉजिटिवली डेविएटेड। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ की क्या मिलेगी? पीक। उस पीक पर आपको क्या मिलेगा? ये सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इनको हम क्या कहते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्यों? अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूं किससे? तो इसको रिलेट करूंगा दूसरे ग्राफ से। और उस ग्राफ के अंदर मैं क्या ले रहा हूं? एक तो ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन और एक में ले रहा हूं टेम्परेचर। एक क्या ले रहा हूं मैं? मोल फ्रैक्शन और एक में ले रहा हूं टेम्परेचर। ध्यान से समझना। तो देखिए, अब सबसे पहले इस वाले पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल। तो यहां पर आपका इथेनॉल का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट लिख दीजिए आप। मान लीजिए इथेनॉल का टेम्परेचर आपने ले लिया कुछ भी अप्रोक्स 330 के आसपास। तो इथेनॉल का टेम्परेचर 330। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? वाटर। तो देखिए, वाटर का तो क्या होता है? ज्यादा होता है।
वाटर का क्या होगा, ज्यादा। तो वाटर इस पॉइंट से ऊपर होगा क्योंकि वाटर का होता है 373 केल्विन, तो पानी का मैंने ज्यादा कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे आपने वाटर ऐड किया तो आप यहां पर पहुंचे, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ा। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ा। और वेपर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटेगा। याद कीजिए मैंने आपको इसके साथ रिलेटेड फैक्टर में पढ़ाया है कि अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ही उसकी वेपर्स ज्यादा बनती है, और वेपर्स ज्यादा बनती है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यह आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से यूं जाएगा, क्योंकि अब इस पॉइंट को आप नीचे लाइए तो ये आपका पॉइंट मिलेगा यहां पर। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब ये कि एजियोट्रॉप्स, ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा। कौन दोनों, इथेनॉल और वाटर, इन दोनों से इन एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक बार वापस देखें क्या कह रहा था मैं, हमने ये ग्राफ पहले ही बना रखा है, फिर मैंने कहा धीरे 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 आपने वाटर ऐड किया, जिस पॉइंट पर आपको एजियोट्रॉप मिल रहा है वो कहां मिलेगा, एट द पीक ऑफ द पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ। अब हमने दूसरा और ग्राफ बनाया इसके नीचे, जिसके टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो मैंने आपको बता दिया इस पॉइंट पर आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, इथेनॉल। इथेनॉल का टेम्परेचर हमने 330 लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, ये दोनों के क्या हो गए, बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपको यहाँ से इसको रिलेट करना है कि यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा था वैसे वेपर प्रेशर बढ़ा। तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब आपको पहले ही पता होना चाहिए, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये ग्राफ जब इस तरीके से जाएगा तो इसको नीचे मिलाओगे तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगा वो आपके एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो ये था आपका पहला टॉपिक, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, जो किससे बनते हैं, पॉजिटिवली। और ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जितने काम की चीजें वो मैंने नोट्स में लिखवा रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अगला हमारे पास जो आ रहा है वो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अगला मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। वो किससे बन रहे थे, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये बनेंगे आपके नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किससे बनेंगे, ये आपके बनेंगे नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशंस। अब इसका भी एक आप एग्जांपल ले लीजिए। याद कीजिए नेगेटिव में आप लोग को चाहिए था, लास्ट वाला एग्जांपल याद करो, हमने लिया था HNO3 प्लस H2O। आप चाहे HClH2 भी ले सकते हैं, एसीटल क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, HNO3। अब इसका कंपोजिशन फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए आपने 70% ले लिया HNO3, 30% ले लिया वाटर। अब अपन इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। तो ये हमारा पहले वाला राउल्स लॉ का ग्राफ बना देते हैं। तो ये हमारा राउल्स लॉ का ग्राफ। हम बात किसकी कर रहे हैं, नेगेटिवली डेविएटेड। तो ग्राफ भी कुछ नीचे से होकर जाएगा, ये यूं नीचे से होकर जाएगा और ये यूं नीचे से होकर जाएगा, ठीक है। यहां पर अपन बात कर देते हैं अगर XHNO3 XH2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, तो XHNO3 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर XH2 क्या हो जाएगा 1, XHNO3 कितना हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्योर HNO3, यहाँ क्या मिल रहा है, प्योर वाटर। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर वाटर बिल्कुल है ही नहीं, थोड़ा 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 वाटर ऐड कर रहे हो। कब तक ऐड करोगे, जब तक वाटर आपका 30% नहीं हो जाता। तो मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद आपका वाटर 30% हो गया, तो जिस पॉइंट पर आपका वाटर 30% आ रहा है वो मिलेगा नेगेटिवली डेविएटेड ग्राफ का पिक पॉइंट। देखिए यहाँ पर भी मिला इसका पिक, तो ये मिल गया आपको क्या, वो पॉइंट जिस पर आपको क्या मिल जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या मिलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग। और इनको मैक्सिमम क्यों कहा वो भी देख लीजिए अब, ठीक है। ये बात कर ली अपन ने। तो ये आपका HNO3 मिलेगा प्योर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉइलिंग वेपर प्रेशर घट रही है। रिलेशन देखिए, वहां पर क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर बढ़ रही थी, ग्राफ ऊपर से होकर जा रहा था। यहाँ पर ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर कम हो रही है। और वेपर प्रेशर कम कब होती है, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगी। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब वेपर आसानी से नहीं बन रही है। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से ओपन रहेगा, इस तरीके से ऊपर से होता हुआ। इस पॉइंट को आप नीचे मिलाइए, तो जिस पॉइंट पर ये आपको आकर मिलेगा वो मिलेगा आपको एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे मजेदार बात, एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा मिलेगा। देखिए आप, एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट आपको इन दोनों से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये इसका एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ये था हमारा टॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आज के क्लास में हमने दो टॉपिक पढ़े। एक हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अंदर कौन सा, जिसके अंदर हमने बाकी रखा था केस सेकंड। उसके बाद हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग दो सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने फिर दो पढ़े, पॉजिटिवली डेरिवेटेड एंड नेगेटिवली डेरिवेटेड। और आज हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ने के बाद वापस देखें। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कंपल्सरी कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखें, लेकिन फिर भी कमेंट जितने आने चाहिए उतने कमेंट नहीं आ रहे। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये क्लास तो हम कैसे भी करके कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, लेकिन अगली क्लास हमारी लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए अगला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। और लाइव सब्सक्राइबर्स में हम अभी भी 160 सब्सक्राइबर पीछे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्लास कंटिन्यू रहे, लाइव क्लास हो, तो उसके लिए आप अपने आस पड़ोस सगे संबंधी सबको कहकर ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम जल्द ही अगले चैप्टर के लाइव क्लास को स्टार्ट कर सके। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।